हेलो एवरीवन। इस वीडियो को डीप रिसर्च के बाद बनाया गया है। एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी और रेलवे जैसे बाकी तमाम एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद हमने आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज फैक्ट्स तैयार किए हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, फिर इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा अपॉइंटमेंट्स का रहेगा। इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सबके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला अपॉइंटमेंट है नए कैबिनेट सचिव का। टीवी सोमनाथन को देश का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। टीवी सोमनाथन अब तक वित्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब इन्हें राजीव गौबा के स्थान पर देश का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। अगली खबर है एनएचपीसी लिमिटेड से। राजकुमार चौधरी एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी बनाए गए हैं। एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और फरीदाबाद में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर रवांडा से है। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। वहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं। नए क्या, पिछले कई बार से वही इस देश में राष्ट्रपति हैं। नाम है उनका कगामे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो 1994 में रवांडा में लगभग 10 लाख लोगों का नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार की घटना के बाद से ही कगामे लगातार रवांडा के शासक बने हुए हैं। रवांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। इसकी राजधानी किगाली और फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। जो अभी राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, जो पिछले काफ़ी समय से रवांडा के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने रवांडा में काफ़ी आर्थिक सुधार किए हैं। इसलिए यहाँ की विकास दर लगातार 7% के आसपास ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भीम से है। भीम मीन्स भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक पेमेंट एग्रीगेटर ऐप है जो एनपीसीआई के अंडर काम करती थी अब तक। लेकिन अब एनपीसीआई ने निर्णय लिया है कि भीम को एक स्वतंत्र संस्था बना दिया जाएगा। इसके लिए इसने ललिता नटराज को पहला सीईओ भी नियुक्त कर दिया है। ललिता नटराज की बात करें तो भीम की सीईओ बनने से पहले ये आईसीआईसीआई और आईडीएफसी फर्स्ट जैसी बैंक में भी काम कर चुकी हैं। अगली खबर है यूएन में पीएन हरीश को भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनसे पहले अब तक रुचिरा कंबोज कार्य कर रही थी। अब यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पीएन हरीश होंगे। अगली न्यूज है केंद्रीय गृह सचिव की। गोविंद मोहन देश के नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं। गोविंद मोहन इससे पहले संस्कृति मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। इन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया है, जो अब तक देश के गृह सचिव थे। याद रखिएगा, गोविंद मोहन नए गृह सचिव बने हैं। रिपीट करते चलिएगा, साथ साथ बोलते चलिएगा। आपको ये करंट अफेयर्स इसी वीडियो में याद हो जानी चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि मेरे साथ बार बार रिपीट करते चलें। अगली न्यूज़ है ईडी से। ईडी का नाम आप अक्सर अखबार में सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। ईडी एक बहुत ही पावरफुल संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस देखती है। अब इसके डायरेक्टर राहुल नवीन को बना दिया गया है। राहुल नवीन पर अब तक इसका आंशिक कार्यभार था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव थे, लेकिन अब इन्हें पूर्णकालिक बना दिया गया है। ईडी केंद्र सरकार की एक संस्था है और 1956 में यह बनाई गई थी। याद रखिएगा, ईडी का नया डायरेक्टर राहुल नवीन को बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ थाईलैंड से है। शायद आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि कुछ टाइम पहले थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री एस थावीसिन को उनके पद से हटा दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि देश का न्यायालय एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाता है। उनको बर्खास्त किए जाने के बाद वहाँ की लोकल राजनेता पी सनावात्रा, जो महज 37 वर्ष की हैं, वो वहाँ की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और इसमें मेन पॉइंट ये है कि थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं ये। ध्यान रखिएगा, नाम पी सेनावात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। जो प्रधानमंत्री हटाए गए हैं उनका नाम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा, एस थावीसन। आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव बनाया गया है।
इन्होंने गिरधर अरामने का स्थान लिया है। मनोज गोविल को व्यय विभाग का सचिव बनाया गया है। व्यय विभाग देश के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इन्होंने टीवी सोमनाथन का स्थान लिया है। टीवी सोमनाथन का नाम अभी आपने सुना था, ध्यान रखिएगा, इन्हें नया कैबिनेट सचिव बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि टीवी सोमनाथन अब तक व्यय विभाग के सचिव थे। अगली नियुक्ति इस्पात मंत्रालय में हुई है। यहाँ भी नए सचिव नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है संदीप पौंड्रेक। अगला अपॉइंटमेंट तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का है, जिसमें नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम एस सुकुमार नायर है। इसके अलावा डीवीएस ग्रुप ने अपनी नई सीईओ बनाई हैं, जिनका नाम ताम सू सान है। यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ यहाँ खत्म होते हैं। अब हम इंडेक्स और रैंकिंग की चर्चा करेंगे। एनआईआरएफ एक संस्था है जो देश में शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसने 2024 के लिए अपनी रैंकिंग जारी की है। इसमें ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलुरु पहले स्थान पर है। पिछले साल भी यही पहले स्थान पर था यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। पिछली साल भी आईआईटी मद्रास ही टॉप पर था। मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद पहले स्थान पर है और मेडिकल कॉलेज में एम्स दिल्ली पहले स्थान पर है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ की। हम सब जानते हैं कि 2024 के ओलंपिक खेल पेरिस में संपन्न हुए हैं। इसकी मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेडल है वो यूएसए ने जीते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड भी इसी के रहे हैं, लेकिन गोल्ड में यूएसए और चाइना बराबर पर रहे हैं और दोनों के गोल्ड मेडल की संख्या 40 रही है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि यूएसए के मेडल चाइना से बहुत ज़्यादा है, इसलिए पहले स्थान पर यूएसए ही रहा है और दूसरे पर चाइना रहा है। हमारे लिए दुख की खबर यह है कि भारत ने पेरिस ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता है जो नीरज चोपड़ा ने जीता था। टोक्यो ओलंपिक में वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन इस बार उन्हें सिल्वर पर ही संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा हमने 5 ब्रॉन्ज मेडल और जीते हैं और इसके साथ ही भारत मेडल टैली में पेरिस ओलंपिक की मेडल टैली में 71वें स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 2028 के ओलंपिक की। एक वैसे तो अभी हम इसके बारे में बाद में ही पढ़ेंगे जब ये होगा, लेकिन अभी इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। यहाँ आप थोड़ा कंसीडर करिएगा, यहाँ 2024 की जगह 2028 लिख गया है। तो 2024 के ओलंपिक खेल अभी हाल ही में पेरिस में संपन्न हुए हैं। इसके अलावा 2028 के ओलंपिक खेल अमेरिका में संपन्न होंगे, जो लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किए जाएंगे। इसमें ज़रूरी खबर यह है कि जो 2028 के लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेल होंगे उसमें 5 नए खेल शामिल किए जाएंगे, जिनमें से एक है बेसबॉल, क्रिकेट दूसरा है, तीसरा है फ्लैग फुटबॉल, चौथा है लेक्रोसी और पांचवा है स्क्वैश। नाम ध्यान रखिएगा, नाम पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। अगली खबर, आप जानते होंगे कि जहां नॉर्मली समर ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही उसी शहर में पैरालंपिक भी होते हैं। तो 2024 के पैरालंपिक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन हमारे लिए इसमें भी एक दुखद खबर ये है कि हमारे स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के चलते पेरिस पैरालंपिक 2024 से सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर भी पेरिस ओलंपिक 2024 से ही है। हम जानते हैं कि हमारी हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था और हमारे जो गोल कीपर है, महान गोल कीपर और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान पीआर श्रीजेश जी, उन्होंने पदक जीतने के साथ ही संन्यास की घोषणा भी कर दी थी। तो इसी के मद्देनज़र हॉकी इंडिया, जो संस्था हमारे देश में हॉकी को प्रमोट करती है, उसने पीआर श्रीजेश जी की 16 नंबर की जर्सी को भी उनके साथ ही रिटायर कर दिया है। खिलाड़ी की एक नंबर की, आप जानते हैं, टी शर्ट होती है या जर्सी होती है, तो खिलाड़ी के सम्मान में उस नंबर की टी शर्ट को उनके साथ ही रिटायर कर दिया जाता है। अब भविष्य में किसी भी खिलाड़ी को 16 नंबर की जर्सी प्रदान नहीं की जाएगी। आगे बात करते हैं। आईसीसी हर महीने अपने वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। क्रिकेट के खिलाड़ियों को, अलग अलग देश के क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, हमारे देश के काफ़ी खिलाड़ियों को भी अवार्ड कई महीनों में मिल चुका है। तो जुलाई मंथ के नाम आईसीसी ने घोषित किए हैं, जिनमें मेंस प्लेयर ऑफ द
जुलाई मंथ का अवार्ड गया है इंग्लैंड के खिलाड़ी एटकिंसन को। और वीमेंस प्लेयर ऑफ द जुलाई मंथ का अवार्ड दिया गया है श्रीलंका के खिलाड़ी अथपत्थु को। अगली खबर भी पेरिस ओलंपिक 2024 से है। हम जानते हैं कि विनेश फोगट सेमीफाइनल में एक पहलवान को हराकर फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका वजन 50 ग्राम ओवर होने की वजह से 50 से 100 ग्राम ओवर होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने मेडल लेने के लिए अपील की थी जो स्पोर्ट अथॉरिटी होती है उनके सामने, लेकिन स्पोर्ट अथॉरिटी ने उनकी वो अपील खारिज कर दी है और उन्हें अब रजत पदक यानी सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा। अभी पैरा अभी हमने पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात की थी, जो पेरिस में ही आयोजित किए जाएंगे। इसमें हमारे जो ध्वजवाहक होंगे उद्घाटन समारोह में, जब पेरिस पैरालंपिक 2024 का उद्घाटन होगा, उसमें हमारे जो ध्वजवाहक होंगे उसमें एक तो होंगे हमारे भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतल और दूसरी होंगी गोला फेंक खिलाड़ी भाग्यश्री यादव। ये हमारी टीम को लीड करेंगी। हमारी जो टीम वहाँ खेलने जाएगी पैरालंपिक में उसको लीड करेगी, हमारे ये ध्वजवाहक रहेंगे। इसके अलावा बीजिंग में, जो चीन का एक शहर है, में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड हुआ था। उसमें भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर कीर्तिमान रचा है। इसके अलावा एक ज़रूरी खबर ये है, ज़रूरी न्यूज़ है, एक क्रिकेट स्पोर्ट्स रिलेटेड है, क्रिकेट की न्यूज़ है कि 2025 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, ध्यान रखिएगा आईसीसी का है, अंडर 19 है, महिला विश्व कप है, T20 विश्व कप है, माने 20 ओवर वाला है, और अंडर 19 है, महिलाओं का है। इसका मेजबान यानी ये जो आयोजित होगा वो मलेशिया देश में होगा। ध्यान रखिएगा 2025 की बात हो रही है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप यानी 20 ओवर वाला मैच मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। आगे बात करते हैं। तो इस दुनिया में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच खेला गया था तो वो समय मार्च 1877 का था। तब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच मेलबर्न में वो मैच हुआ था। तो उसी की याद में उसकी 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वहीं मेलबर्न में फिर से एक मैच, टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अगली खबर एक खिलाड़ी से रिलेटेड है। श्रीलंका की क्रिकेट खिलाड़ी हैं एन डिकवेला। इन्हें भी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया गया है। अभी आपने हमारे भी एक खिलाड़ी के बारे में सुना था, कि मैंने आपको बताया था पहले कि अपने भी एक खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया गया है, निलंबित किया गया है पेरिस पैरालंपिक से डोपिंग नियमों के उल्लंघन के चलते। वैसे ही श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी को, लेकिन ये पेरिस पैरालंपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों में डिस्क्वालीफाई किया गया, इसलिए आप नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनका नाम पूछ लेते हैं एग्जामिनर। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ यहीं खत्म होते हैं। अब हम एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसमें आप जवाब नहीं दे पाते, बहुत कठिन लगता है बच्चों को, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत प्रश्न आते हैं इससे, एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। इसमें पहली न्यूज़ ये है कि नेपाल मोनाल नाम का एक उपग्रह प्रक्षेपित कर रहा है, यानी भारत इसमें नेपाल की मदद कर रहा है अनुदान देकर। तो इसके लिए विदेश मंत्रालय ने और एनएसआईएल ने आपस में समझौता किया है नेपाल को मदद करने के लिए। एनएसआईएल इसरो की एक संस्था है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। अगली खबर है आयुर्वेद से रिलेटेड। तो आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नोएडा स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी अब ये दोनों आयुर्वेद में शोध को बढ़ावा देने के लिए आपस में मिलकर काम करेंगे आगे। अगली खबर आईआईटी भुवनेश्वर की है। आईआईटी भुवनेश्वर एक स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स के साथ काम करेगा एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए। इसके बाद खबर है आईआरसीटीसी और रेलवे से एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे और आईआरसीटीसी, ध्यान रखिएगा पहल का नाम पूछ सकते हैं, किसकी पहल है, कौन सा विभाग इसमें काम कर रहा है, कौन सी संस्था इससे जुड़ी हुई है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए इस नाम ध्यान रखिएगा। एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए रेलवे और आईआरसीटीसी, ये एक संस्था है जो रेलवे में टिकट का और कैटरिंग का काम देखती है। तो ये दोनों मिलकर एक भारत एक टिकट पहल को देख रहे हैं, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे उसमें। अगला एग्रीमेंट है
कपड़ा उद्योग और आईएलओ के बीच में। आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ये श्रम कानूनों पर काम करता है, श्रमिकों से रिलेटेड बातों पर काम करता है ये। तो भारत देश के कपड़ा उद्योग ने आईएलओ के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत कपास की खेती में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वोत्तम श्रम मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि हम पर अक्सर श्रम कानूनों का पालन ना करने के आरोप लगते रहते हैं। अगली खबर भी समझौते से रिलेटेड है। एक फिनटेक फर्म है नावी करके। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म, जैसे पेटीएम वगैरह है, उसी तरह की एक फर्म है नावी। उसने अपने यूपीआई उत्पाद पर क्रेडिट लाइन शुरू करने के लिए कर्नाटक बैंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, फिर से रिवाइज कर लीजिए। फिनटेक फर्म का नाम है नावी, उसका समझौता हुआ है कर्नाटक बैंक के साथ। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया लाइसेंस शुरू करने की घोषणा की है, जिसका नाम है डायमंड इम्प्रेस्ड लाइसेंस। अब इसमें क्या होगा कि आप अपने निर्यात के एक एवरेज रेशियो में ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे आयात को कंट्रोल किया जाएगा और छोटे छोटे व्यापारियों को इससे थोड़ा लाभ सुनिश्चित करने की तरफ बढ़ा जाएगा। इसके अलावा अगली खबर मालदीव से। हम जानते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे और मालदीव के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहाँ की सरकार प्रो चाइना है। लेकिन अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब की विजिट हुई थी मालदीव में। उसके बाद मालदीव के तेवर थोड़े नर्म हैं, तो भारत ने भी अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश की और भारत मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करेगा। जैसे हम यूपीआई करते हैं, एट रैंडम पेमेंट ट्रांसफ़र मींस इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफ़र वाली जो सुविधा है, वो भारत मालदीव में भी शुरू करने जा रहा है। मालदीव ही नहीं, इससे पहले भी यूएई, फ्रांस, नेपाल, भूटान जैसे देशों में यूपीआई सुविधा भारत ने पहले से ही प्रदान कर दी है, शुरुआत कर दी है उसकी उसमें। अब मालदीव भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। अब आते हैं हम गवर्नमेंट स्कीम्स पर। अगर राज्य की स्कीम है तो सिर्फ नाम याद रखिएगा। अगर केंद्र सरकार की स्कीम है तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में आप थोड़ा और होमवर्क कर सकते हैं। हालांकि नाम जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम साथ साथ बताते चलेंगे। अभी खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनके बैंक अकाउंट में सैनिटरी पैड के पैसे सीधे ट्रांसफ़र करेगा, और ऐसा करने वाला ये देश में पहला राज्य बन गया है। क्योंकि ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों को जागरूक करने के लिए और उन तक कृषि तकनीक पहुंचाने के लिए किसान की बात नाम से कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। आप जानते हैं मोदी जी मन की बात करते हैं, उसी तरह किसान की बात नाम से ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। अगली खबर भी गवर्नमेंट स्कीम्स से ही है। इसमें मौसम, वो भी किसानों से रिलेटेड है। मौसम और कृषि तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक भू स्थानिक प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर डीएसएस लॉन्च किया है। इसके माध्यम से किसानों तक रियल टाइम में, इस पोर्टल के माध्यम से किसान रियल टाइम में मौसम वगैरह की जानकारी देख सकते हैं। किसानों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब खबर है डिफेंस से रिलेटेड। भारत जल्द ही आईएनएस, आईएनएस मींस इंडियन नेवल सर्विस, आईएनएस अरिहंत, ये पनडुब्बी का नाम है। जल्द ही आईएनएस अरिहंत नाम की अपनी दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु सबमरीन, सबमरीन मींस पनडुब्बी, को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। आईएनएस का मीन्स होता है इंडियन नेवल सर्विस, ध्यान रखिएगा। पनडुब्बी का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परमाणु सबमरीन है ये परमाणु ऊर्जा से चलती है और इसके साथ परमाणु बम भी ले जाए जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी लॉन्च होने वाली है, तब भी ये न्यूज आएगी, तब भी पढ़ेंगे हम। अगली खबर है मझगांव डॉक से। भारतीय नौसेना के लिए, ये इंडियन नेवी के लिए है। मझगांव डॉक एक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना के लिए 6 पनडुब्बी का निर्माण करेगा। जरूरी खबर है, ध्यान रखिएगा। कंपनी कहाँ की है? जर्मन की। हमारे देश की कंपनी कौन सी है? मझगांव डॉक। सबमरीन किसके लिए बनाई जा रही है? भारतीय नौसेना के लिए, ध्यान रखिएगा। अब एक खबर युद्धाभ्यास से। युद्धाभ्यास से रिलेटेड भी प्रश्न आते रहते हैं। ये पूछा जाता है कि ये युद्धाभ्यास भारत देश किस देश की सेना के साथ करता है, तो नाम ध्यान रखिएगा। अभी भारत और श्रीलंका ने मित्र शक्ति युद्धाभ्यास शुरू किया है। ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ध्यान। कौन सा है? मित्र शक्ति। इसके अलावा सिलिनेक्स नाम का युद्धाभ्यास भी श्रीलंका के साथ ही होता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच 2 युद्धाभ्यास होते हैं, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, याद रखिएगा। बाकी आगे भी याद कराएंगे, इसलिए अभी इसको याद रखिए, मित्र शक्ति और सिलिनेक्स।
ये 2 युद्ध अभ्यास हैं जो भारत देश श्रीलंका की सेना के साथ करता है, स्लिनैक्स और मित्र शक्ति, याद रखिएगा। एक खबर है जिसमें भारतीय सेनाओं की संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 4 से 5 सितंबर तक लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, भारतीय सेनाओं के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है 4 से 5 सितंबर तक आयोजित होगी, लखनऊ में आयोजित की जाएगी। अब थोड़ी इकोनॉमी से रिलेटेड खबर पढ़ते हैं, जिसमें पहली खबर महंगाई से रिलेटेड है कि महंगाई कम हो गई है। हालांकि दिखती कम है हमारे आसपास कम होते हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े ये हैं कि जुलाई महीने में खुदरा महंगाई का मीन्स होता है रिटे रिटेल वाली महंगाई, मीन्स जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड महंगाई अपने 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, 3.5% की दर पर आ गई है। हालांकि हालांकि अर्थशास्त्र में ये माना जाता है कि 4% के आसपास की महंगाई दर अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है, इतनी होनी चाहिए। अगली खबर एक्सिस बैंक से है। एक्सिस बैंक और वीजा नाम की कंपनी, आप देखते होंगे एटीएम कार्ड वगैरह पर वीजा लिखा आता था पहले, अब रुपए लिखा आता है। तो वीजा ये अमेरिका की कंपनी है, इसने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर प्राइमस नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये सिर्फ एक्सिस बैंक के प्रीमियम या एलिट कस्टमर्स के लिए है। अगली खबर आरबीएल बैंक मीन्स रत्नाकर बैंक लिमिटेड से है। रत्नाकर बैंक लिमिटेड एक नई एफडी स्कीम ला रहा है जो 500 दिन की अवधि की रहेगी। मीन्स 500 दिन इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, और में जो धन जमा होगा उस पर 8% तक की ब्याज मिलेगी आपको। अगली खबर बैंक ऑफ बड़ौदा से है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपनी फिजिटल मीन्स फिजिकल वर्क भी होगा और डिजिटल वर्क भी होगा, इसलिए फिजिटल शाखा शुरू की है। आरबीआई समय समय पर बैंक्स पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर जुर्माना लगाता रहता है, तो उसी क्रम में आरबीआई ने अभी हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगाया है। ये भी पूछ लेता है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर या कहाँ किस संस्थान पर जुर्माना लगाया, तो ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प। अगली खबर पीएनबी से रिलेटेड है। पीएनबी मीन्स पंजाब नेशनल बैंक ने दृष्टि बाधित मीन्स जो देख नहीं सकते उन ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको वैसे पता होगा, लेकिन नहीं पता हो तो बता दूं कि ब्रेल एक लिपि है जो दिव्यांगों की मदद करने के लिए विकसित की गई थी, और जिसने ये विकसित की थी उनका नाम था लुई ब्रेल, इसलिए उनके नाम पर ये लिपि है। बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। मंकी पॉक्स मीन्स एम पॉक्स पहले केवल अफ्रीका तक देखा जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इसके केस यूरोप में भी देखे गए हैं, और एशिया में भी खासकर पाकिस्तान में इसका एक केस मिल चुका है, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने इसे कोरोना की तरह ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अगली खबर है भारत एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। ये रहेगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसका तीसरा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगली खबर केरल से है। केरल में कानून और प्रौद्योगिकी सम्मेलन की शुरुआत हुई है, और इसका उद्घाटन सेशेल्स के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मिलकर किया है। सेशेल्स एक देश है, इसकी राजधानी विक्टोरिया है। अब खबरें एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उड़ीसा सरकार ने कहा है कि सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 टाइगर अपने यहाँ वो लेकर जाएंगे। इसके अलावा टाटा पावर महाराष्ट्र में 800 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 2 जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा। मीन्स 800 मेगावाट की 2 परियोजनाएं रहेंगी, और ये जल विद्युत परियोजना रहेंगी हाइड्रो पावर की। एक नील कुरंजी नाम का फूल होता है जो शायद 70 या 76 साल में एक बार खिलता है। ये दक्षिण भारत में ज़्यादातर पाया जाता है, वो भी सीमित क्षेत्र में। तो IUCN ने इसे अपनी एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल कर लिया है, तो अब इसकी रखवाली थोड़ी आसान हो जाएगी, ये थोड़ा बच सकेगा। अगली खबर रामसर साइट से, आप रेगुलर पढ़ते रहते होंगे। रामसर साइट इतनी हुई देश में, इतनी बड़ी, इतनी हुई। अभी हाल ही में 3 रामसर साइट बड़ी हैं भारत में।
और अब कुल मिलाकर भारत में इनकी संख्या 85 हो गई है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगली खबर विश्व बैंक की है। विश्व बैंक ने अमेजोन अमेजन दुनिया में सबसे घने वन होते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, इन्हें धरती का फेफड़ा यानी लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। हाल ही में मनुष्य की गतिविधियां बढ़ने के कारण यहाँ निर्वनीकरण हो रहा था, माने वनों का उन्मूलन बहुत ज़्यादा स्तर पर हो रहा है वहाँ पर। तो उसे बचाने के लिए विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्वनीकरण के लिए उसे फाइनेंशियल मदद देने के लिए विश्व का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। बॉन्ड जारी किए जाते हैं धन लेने के लिए, एक बॉन्ड दिया जाता है उसके बदले में धन लिया जाता है, तो ऐसा ही वर्ल्ड बैंक ने कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रश्नों की। तो इसरो ने EOS 8 नाम की अपनी भू अवलोकन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। EOS मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये पृथ्वी का अवलोकन करेगी और इसरो को डेटा भेजेगी। तो इसरो टाइम टाइम पर ऐसी जो सैटेलाइट है उन्हें लॉन्च करता रहता है। ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक दूसरी कंपनी है पेनेसिया बायोटेक। इन दोनों ने मिलकर भारत की पहली डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल, इसके तीसरे चरण का भी सफल परीक्षण कर लिया है। तो आने वाले समय में डेंगू का इलाज सरल हो जाएगा। अगली खबर है जो इम्पोर्टेंट डेज से है, जो इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज रहे हैं वो आपको बता देते हैं। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया था और हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। ये 14 अगस्त जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, ये पाकिस्तान का जो पार्ट माने भारत का पार्टीशन होकर जब पाकिस्तान बना था, उस समय जो बेगुनाह लोग मारे गए थे उनकी याद में इस दिन को वर्तमान सरकार ने शुरू किया था। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।